हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और आज हम उसका ये लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवेशित चालकों का संयोजन। तो इसमें क्या होगा कि हम कोई भी दो चालक लेंगे और उन्हें संयोजित कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि दोनों चालक आवेशित होने चाहिए। तो हमने एक चालक ये लिया, एक दूसरा चालक ये लिया, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, इस पर विभव आवेश कुछ और है, इस पर आवेश कुछ और है, और इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। तो इसका विभव भी कुछ और होगा और इसका विभव भी कुछ और होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो पहला चालक है हमारे पास में, इसका विभव ज्यादा है। इसका विभव कैसा है? ज्यादा, मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2, कि जो पहला चालक है उसका विभव ज्यादा है और दूसरे चालक का विभव कैसा है? कम है। तो जैसे ही हम इन्हें संयोजित करेंगे, किसी भी चालक तार से इन्हें संयोजित करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? जब तक इन दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाएं, तब तक इनके बीच में आवेश ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाता रहेगा। जैसे कि पानी का होता है ना, जिधर ज्यादा पानी होगा उधर से कम पानी की तरफ पानी जाएगा, या फिर जहां पानी का दाब ज्यादा होगा उधर से कम दाब की तरफ पानी जाता है। तो ऐसे ही जहां विभव का मान ज्यादा होता है वहां से आवेश कम विभव की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम V1 ज्यादा है, V2 कम है, तो V1 से कुछ आवेश निकल करके कहां चला जाएगा? Q2 की सतह पर, सॉरी, ये जो दूसरा चालक है जिसकी त्रिज्या R2 है, इसकी सतह पर चला जाता है। और जब तक जाएगा तब तक कि V1 और V2 ये दोनों विभव समान ना हो जाए, मतलब कि इन दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। लेट एग्जांपल, यहाँ पे 50 वोल्ट है विभव और यहाँ विभव है 30 वोल्ट। तो जब तक इन दोनों के विभव समान ना हो जाए, मतलब 40-40 वोल्ट ना हो जाए, तब तक आवेश यहाँ से इस दूसरे चालक पर जाता हुआ रहेगा। तो जब हम इन्हीं दो चालकों को संयोजित करेंगे, तो एक तो इनमें क्या है कि ये जो आवेश है वो एक जगह से दूसरे चालक पर जाएगा, तो इसका मतलब आवेश का पुनर्वितरण होता है। तो पहली चीज तो हमें ये पढ़नी है कि आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो इसके जाने में कुछ ऊर्जा की हानि होती है। वो ऊर्जा हानि कितनी होती है वो हमें देखना है। तो हमारे पास में जब हम चालकों का संयोजन करेंगे तो हमें दो टॉपिक पढ़ने होंगे। इसमें पहला तो पढ़ना होगा आवेश का पुनर्वितरण कैसे हो रहा है। तो पहला टॉपिक तो है हमारे पास में आवेश का पुनर्वितरण। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहला टॉपिक तो ये है हमारे पास में। तो इसमें क्या करना होगा, हम इसमें देखेंगे कि ये जो आवेश का पुनर्वितरण है ये कितना होता है, विभव में परिवर्तन कितना होता है, और कब तक आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जाता रहेगा। तो ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। तो हम लेते हैं दो चालक। सबसे पहले हमने दो चालक लिए। पहला चालक है जिसकी त्रिज्या है R1, इस पर आवेश है Q1, इसकी धारिता ले रहे हैं हम C1 और विभव ले V1। ये दूसरा चालक है हमारे पास में जिसकी त्रिज्या है R2, इसका विभव लेते हैं हम V2, इस पर आवेश Q2 है और इसकी धारिता है C2। ये तो हुई दोनों चालकों की बात। तो अभी तो हम देखते हैं कि इनका जो विभव होगा वो कितना होगा, धारिता है वो कैसे दी जाएगी, आवेश है वो कैसे दिया जाएगा। तो देखिए, हम दो चालक लेते हैं जिन पर क्रमशः आवेश, तो आवेश तो कितने हैं? Q1 तथा Q2, त्रिज्या कितनी है इनकी? तो त्रिज्या है R1 तथा R2। धारिता ले तो धारिता है C1 तथा C2 और विभव
विभव हैं इन पर V1 तथा V2 हैं। ये तो बात हुई इनकी दोनों की। अब हम देख रहे हैं दोनों चालकों के लिए कि ये जो आवेश है Q1 ये कितना होने वाला है और ये जो आवेश है Q2 ये कितना होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आवेश का पुनर्वितरण। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन पर आवेश कितना है और वो किस तरह से वितरित होगा। तो पहले हम देखते हैं कि आवेश कितना है Q1 और आवेश Q2 कितना है। तो हम देखेंगे धारिता वाला फॉर्मूला यूज करके। धारिता के लिए हम फॉर्मूला देखते थे C इज इक्वल टू Q/V। तो यहां से Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये फॉर्मूला बनता है आवेश के लिए। अब है यहां जो आवेश होगा Q1 वो कितना होगा, तो हम देख रहे हैं आवेश Q इज इक्वल टू धारिता इंटू विभव, ये होता है। तो यहां पर पहले चालक के लिए हम आवेश देख रहे हैं Q1, तो पहले चालक की धारिता C1 इंटू पहले चालक का विभव V1 तथा आवेश Q2 की बात करें तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे दोनों चालकों पर कुल आवेश कितना हो गया। दोनों चालकों पर कुल आवेश, तो कुल आवेश हुआ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दोनों आवेशों को जोड़ते हैं तो कुल आवेश आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है हमारे पास में C1V1 प्लस Q2 की वैल्यू है C2V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तो हुआ है इन दोनों पर कुल आवेश। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है और उसके बाद में देखना है कि आवेश वितरित कैसे होगा। तो अब हम दोनों चालकों को जोड़ रहे हैं। ये हमारे पास में पहला चालक था जिसकी त्रिज्या थी R1, ये दूसरा चालक है जिसकी त्रिज्या है R2। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, जैसे ही हम इन्हें जोड़ेंगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। अब हम ये मान रहे हैं कि यहां भी जो आवेश है, जो पहला चालक है जिस पर विभव V1 है, वो विभव V1 ज्यादा है और इस दूसरे चालक का विभव V2 कम है, ये हम मान रहे हैं। इसका मतलब इधर ज्यादा विभव है और इस चालक का विभव कम है, तो आवेश इस पहले वाले चालक से निकल करके दूसरे वाले चालक पर जाने वाला है। इसका मतलब जो आपका आवेश है वो ऐसे पहले चालक से दूसरे चालक पर जाने वाला है। अब जैसे ही यह आवेश इससे इस पर जाएगा तो ये तब तक जाएगा जब तक इन दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। तो मान लेते हैं कि इन दोनों चालकों का विभव समान होकर के कितना हो गया, B हो जाता है। अब जैसे ही इनका विभव B होगा तो क्या होगा, इन पर जो आवेश का पुनर्वितरण हो रहा था या आवेश यहां से वहां जा रहा था वो नहीं जाएगा। ये आवेश तब तक ही तो जाएगा जब तक विभव समान ना हो जाए। विभव समान होते ही आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि विभव समान हो गया है, उसके बाद में पहले चालक गोले पर आवेश कितना है और दूसरे चालक पर आवेश कितना है। तो हमने देखा कि पहले चालक पर आवेश है Q1 डैश और दूसरे चालक पर आवेश आ गया कितना, Q2 डैश। पहले कितना था Q1 में से कुछ आवेश इधर गया दूसरे चालक पर, तो यहां पर तो रह गया Q1 डैश। दूसरे चालक पर था Q2, कुछ आवेश आ गया, मतलब आवेश इसका और बढ़ गया और बढ़कर के कितना हो गया, Q2 डैश हो गया। ये दोनों आवेश की बात हुई। धारिता की बात करें तो धारिता तो दोनों के लिए वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि धारिता कब बढ़ती है, जब हम उसकी त्रिज्या को बढ़ाते हैं तब उसकी धारिता पर प्रभाव पड़ता है। यदि हमने त्रिज्या को वही रखा है तो धारिता वही रहेगी। तो धारिता जितनी पहले थी पहले चालक की C1 उतनी ही अब रहेगी और जितनी पहले दूसरे चालक की धारिता थी उतनी ही अब रहेगी। तो धारिता को हम ऐसे C1 डैश C2 डैश अलग से नहीं लिखेंगे। जितनी पहले थी C1 उतनी ही C1 अब, जितनी पहले थी C2 उतनी ही C2 अब। अब यहां पर बात करें हम आवेश की, तो यहां कुल आवेश कितना होगा, यहां कुल आवेश, तो यहां कुल आवेश होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। लेकिन Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यूज निकालें तो Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी तथा जो Q1 डैश है वो किसके इक्वल होगा। तो अभी हम देख रहे थे आवेश के लिए फॉर्मूला होता है धारिता इंटू विभव। तो पहले चालक का विभव है V और धारिता है C1, तो ये हो गया C1 इंटू V
और दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश इज इक्वल टू दूसरे चालक की धारिता इनटू दूसरे चालक का विभव। तो यहां भी हो गया C2 इंटू V। कुल आवेश कितना हुआ, तो कुल आवेश हो गया यहां, कुल आवेश इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 डैश की वैल्यू है C1V प्लस Q2 डैश की वैल्यू है C2V। तो यहां पर देखेंगे हम कुल आवेश कैपिटल Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और V आ गया कॉमन, उसको हमने बाहर ले लिया, V को हमने कॉमन लेके बाहर रखा, यहां रहा C1 प्लस इधर रह गया C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे हो कि पहले इस पर 60 कूलम आवेश था, इस पर 40 कूलम आवेश था, तो कुल आवेश कितना होगा 100। अच्छा, वो 40 और 60 ही तो इधर से उधर हो रहा है जो आवेश पहले था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आवेश में कमी आई या फिर वृद्धि हुई, कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। जितना आवेश, कुल आवेश जितना पहले दोनों गोलों पर था, अब भी उतना ही आवेश है। इसका मतलब ये जो कुल आवेश है Q, समीकरण 3 से हमने जो कुल आवेश निकाला था इन दोनों के लिए, वही इस आवेश के बराबर होगा। तो दोनों का जो कुल आवेश है वो बराबर होने वाला है। तो समीकरण 3 और 4 से हम दोनों को बराबर रखें, समीकरण 3 व 4 से। और इसके लिए हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, तब वहां भी पढ़ा था कि आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो उसके हिसाब से भी कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर के जो निकाय बन रहा है उसमें आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, चाहे इन्हें जोड़ दें या अलग अलग रखें, इनका कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। तो कुल आवेश बराबर होगा C1V1 प्लस C2V2, ये बराबर होगा किसके, इसके C1 प्लस C2 इंटू V। और यहां से हम निकाल सकते हैं विभव V की वैल्यू, ये कितनी आएगी, तो हम देखेंगे V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, और इधर जो ये C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई में ये इधर नीचे आ जाएगा, तो आ गया नीचे C1 प्लस C2, ये आ गया दोनों गोलों का कुल विभव। जब इन्हें संयोजित कर दिया जाता है तो इनका जो समान विभव है V, वो इतना हुआ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, अब हमें इससे क्या फायदा होने वाला है, हमने ये क्यों निकाला विभव, ये देखते हैं। हमारे पास में स्टार्टिंग में थे दो चालक, हमने उन्हें जोड़ा, उनमें आवेश का पुनर्वितरण हुआ, और तब तक हुआ जब तक कि उनका विभव समान ना हो जाए। अब हमें विभव की वैल्यू पता चल गई है कि उनका विभव समान होने के बाद में कितना हुआ, इतना हुआ। इस फॉर्मूले से हम उस विभव का मान निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो पहले वाला चालक था उसके विभव में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, दूसरे वाले चालक के विभव में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि पहले वाले चालक का विभव ज्यादा था। यदि पहले वाले चालक का विभव ज्यादा है और दूसरे वाले चालक का विभव कम है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो औसत विभव आया है या एक समान विभव आया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये पहला चालक था और इसका विभव था 60 वोल्ट, ये दूसरा चालक है और इसका विभव था 40 वोल्ट। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद में जो विभव आएगा वो इन दोनों का विभव समान होना चाहिए। तो पहले का 60 वोल्ट, बाद इसका था 40 वोल्ट, तो दोनों का टोटल विभव कितना हुआ 100 वोल्ट। और 100 वोल्ट को यदि हम बराबर बराबर बांटें तो यहां भी कितना आना चाहिए 50 वोल्ट, और यहां भी कितना आना चाहिए 50 वोल्ट। इसका मतलब जो विभव B है, जो कितना आया है अभी इस एग्जांपल में 50 वोल्ट, ये पहले गोले से कम होगा और दूसरे चालक से कैसा होगा, ज्यादा होगा। हम देख रहे हैं कि जो समान विभव आया है B, वो पहले वाले चालक से तो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इट्स मीन V इज लेस देन V1, और दूसरे वाले चालक के विभव से कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन आती है हमारे पास में निकल के। और यहां से हम विभव में परिवर्तन देखते हैं, तो पहले चालक के विभव में परिवर्तन कितना होगा, पहले चालक के विभव में परिवर्तन डेल्टा V इज इक्वल टू, तो आप देखिए यहाँ पे पहले चालक के विभव में कितना परिवर्तन हुआ, तो
पहले चालक के विभव में परिवर्तन हुआ -10 वोल्ट का, मतलब 10 वोल्ट कम हो गया। लेकिन अब ये माइनस नहीं देखते, हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो परिवर्तन कितने का हुआ? 10 वोल्ट का हुआ। तो ये कैसे निकाला हमने? तो जो पहले चालक का विभव था V1, उसमें से V को घटा दिया। तो कैसे निकालेंगे हम ये विभव में परिवर्तन पहले चालक के में? डेल्टा V1 इज इक्वल टू V1 में से हम किसको डिक्रीज कर देंगे? V को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा V1 कितना हुआ? डेल्टा V1 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू तो हम V1 ही छोड़ दे रहे, माइनस V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है ये रही, कितनी है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां से निकालते हैं डेल्टा V1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एलसीएम, और यहां पर V1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा V1 C1 प्लस V1 इंटू C2 माइनस ये ऊपर वाली टर्म एज इट C1 V1 माइनस C2 V2। इसमें से कुछ कट रहा है क्या? हमारे पास में इसमें से कट रहा है C1 V1 से, ये C1 V1 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया डेल्टा V1 इज इक्वल टू, यहां बचता है C2 V1 माइनस यहां बचा C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 कॉमन लेकर के V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आई डेल्टा V1 की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम निकालते हैं डेल्टा V2 की वैल्यू। तो डेल्टा V2 की वैल्यू होगी डेल्टा V2 इज इक्वल टू, तो हम कैसे निकालेंगे? दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन। तो हम ज्यादा विभव कौन सा है? जो बाद में समान विभव आ रहा है वो 50 वोल्ट, और इसमें से हम दूसरे गोले के विभव को डिक्रीज कर देते हैं। तो हम V में से किसको डिक्रीज करेंगे? V2 को, V माइनस V2। यहाँ पे क्या किया था? V1 में से V को डिक्रीज किया था, क्योंकि V1 ज्यादा है और V कम है। तो यहाँ पर ऐसे निकाला था। अब V ज्यादा है, V2 कम है, तो V में से V2 को घटा करके विभव निकालते हैं। तो देखिए डेल्टा V2 इज इक्वल टू V माइनस V2, और ये वैल्यू कितनी आने वाली है? तो ये वैल्यू आएगी डेल्टा V2 इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या है? तो V की वैल्यू है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 में कितनी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2 को एज इट रखते हैं हम, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? एलसीएम आ गया C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2, और V2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C1 से V2 को किया तो C1 V2, और फिर C2 से V2 को करेंगे तो माइनस C2 V2। क्या कैंसिल आउट हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा V2 इज इक्वल टू, और यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास में C1, यहां पे बचता है V1 प्लस माइनस, और यहां बचता है V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया डेल्टा V2, और दिस इज इक्वेशन 7। तो इस तरह से हम पहले गोले के विभव में परिवर्तन और दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन देख लेते हैं। और यदि हम इन्हें डिवाइड कर दें तो हमारे पास में एक संबंध बन करके आता है, और वो और देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। कुछ है नहीं वैसे इसमें, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा कुछ। आपको ये देखना है पहले तो कि कुल विभव कितना है जब इन्हें कनेक्ट किया उससे पहले, उसके बाद में कितना है, और उन दोनों से संबंध बना करके आपको विभव का मान निकालना है, जो कुल विभव या औसत विभव होता है। जोड़ने के बाद में जो समान विभव होगा उसका मान, और उसके बाद में विभव परिवर्तन देखते हैं हम। जो इतना आता है डेल्टा V1 आया समीकरण 6 में, और डेल्टा V2 आ गया समीकरण 7 में। इन दोनों को डिवाइड करते हैं समीकरण 6 में 7 का भाग देने पर। तो हम भाग देंगे डेल्टा V1 में किसका? डेल्टा V2 का। तो आप देखेंगे क्या आने वाला है। इधर था हमारे पास में C2 V1 माइनस V2, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसको डिवाइड करते हैं हम किससे? C1 बाहर, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 से। तो क्या कैंसिल आउट हो गया? डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2।
और इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो ऊपर आएगा C1 प्लस C2 और ये जो ऊपर वाला है वो नीचे आ गया C1 V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कैंसिल आउट और C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल आउट। तो यहाँ बचता है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो पहले गोले का विभव परिवर्तन है वो पहले गोले की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है, दूसरे गोले का विभव परिवर्तन है वो दूसरे गोले की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा यदि पहले गोले की धारिता ज्यादा है तो उसमें विभव परिवर्तन कैसा होगा, कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो धारिता ज्यादा होगी तो विभव में परिवर्तन कैसा होगा, कम। और यदि दूसरे गोले की धारिता ज्यादा है तो उसके विभव में परिवर्तन कैसा होगा, कम होगा। अब आप उसको एक एग्जांपल ये देख के देख सकते हैं कि एक हमारे पास में छोटी टंकी है, इसका मतलब उसमें पानी के धारण करने की क्षमता कैसी है, कम। एक दूसरी बड़ी टंकी है, उसमें पानी को धारण करने की क्षमता कैसी है, ज्यादा। इसका मतलब छोटी टंकी की धारिता कम है और बड़ी टंकी की धारिता कैसी है, ज्यादा है। अब हम उन्हें एक पाइप से जोड़ देते हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी टंकी में पानी ज्यादा है, छोटी में थोड़ा कम है, तो बड़ी टंकी से पानी निकल के छोटी टंकी में आ जाता है। अब मान लीजिए छोटी टंकी आधी भरी हुई थी, वो पूरी भर जाती है, तो छोटी टंकी के पानी में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप देख रहे हैं कि वो आधी भरी हुई थी जो पूरी भर गई, मतलब उसके पानी में जैसे कि उसमें 100 लीटर पानी आता है तो 50 लीटर पानी में परिवर्तन आया उसके में। लेकिन दूसरी टंकी में परिवर्तन देखें हम तो दूसरी टंकी में मान लीजिए 1000 लीटर पानी आ रहा है, तो उसमें से कितना सा परिवर्तन आया, उसमें से ओनली 50 लीटर का। तो उस 1000 में वो 50 लीटर ज्यादा फर्क नहीं डालने वाला। लेकिन हम छोटी टंकी में देखेंगे तो छोटी टंकी में तो आधा परिवर्तन आ गया। तो हम ऐसे ही देख रहे हैं कि पानी में ज्यादा परिवर्तन कौन से में आ रहा है। वैसे देखें तो परिमाण तो दोनों के बराबर है, लेकिन हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों छोटी टंकी तो पूरी भर गई और बड़ी वाली टंकी थोड़ी सी खाली हुई है, तो परिवर्तन ज्यादा किस में आया, छोटी टंकी में, और बड़ी टंकी में कैसा होगा, कम परिवर्तन। ऐसा ही यहाँ पर होगा कि जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसमें परिवर्तन कम होगा विभव में, और जिसकी धारिता कम होगी उसमें परिवर्तन कैसा होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है आवेश पुनर्वितरण का वो खत्म होता है। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे आवेशित चालकों के संयोजन में ऊर्जा की हानि। तो ऊर्जा की हानि है वो कैसे होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो कहीं कोई स्टेप में तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।